हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंटिन फाउंडेशन। आज का वीडियो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज यूनिट 1 पेपर F6 D.Ed फर्स्ट ईयर पर बनाया गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो लोग सी-टेट, यूपी-टेट, महा-टेट या KVS का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव क्लासरूम, ये टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिगिन दिस वीडियो। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? The process of transferring knowledge from the one who imparts it to the one who receives it is called teaching learning process. देखिए, teaching learning process क्या होता है? The process of transferring the knowledge from the one who imparts it to the one who receives it. इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। देखिए, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है नॉलेज के ट्रांसफॉर्मेशन का। टीचिंग लर्निंग ये प्रोसेस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को कहते हैं। अब कहाँ से कहाँ नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है? फ्रॉम द वन हु इम्पार्ट मतलब जो नॉलेज प्रोवाइडर है, जो नॉलेज दे रहा है वो कौन है? ये हमारा टीचर है। टीचर नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है। तो वहाँ से लेकर फ्रॉम वेयर द वन हु रिसीव्स इट, मतलब जो रिसीव करने वाला है नॉलेज को रिसीव कौन कर रहा है? लर्नर। जो लर्नर रिसीव करता है, यानी वो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ से जो इम्पार्ट कर रहा है वहाँ से लेकर तो लर्नर तक, उसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ टीचर, नंबर 2 इज़ लर्नर एंड नंबर 3 इज़ एनवायरनमेंट। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पहला है टीचर, द वन हु प्रोवाइड्स द नॉलेज और इम्पार्ट्स द नॉलेज। एक है लर्नर, द वन हु रिसीव्स द नॉलेज। ओके, और तीसरा एलिमेंट होता है एनवायरनमेंट। देखिए, ये तीनों चीज़ें, दीज ऑल 3 एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों भी एलिमेंट जो है इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो 3 एलिमेंट्स है, इन तीनों एलिमेंट्स का इस प्रोसेस में होना ज़रूरी है। 3 में से अगर एक भी एलिमेंट अगर मिसिंग होता है तो ये समझिए कि ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट हुआ। वी कैन से दैट दीज आर द 3 व्हील्स। ये 3 व्हील है। 3 व्हील में से अगर एक व्हील भी नहीं रहेगा। देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट विल टेक द टीचर। एक 3 व्हील्स हैं यहाँ पर, टीचर है, लर्नर है और एनवायरनमेंट है। देखिए, स्टूडेंट्स आर देयर। स्टूडेंट अगर होते हैं क्लास के अंदर और उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं होता है, टीचर नहीं रहेगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। या टीचर है और स्टूडेंट नहीं है तो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा। या टीचर भी है और लर्नर भी है, दोनों भी अवेलेबल है, बट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल टीचर है, लर्नर है, टीचर का मन नहीं है पढ़ाने के लिए तो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। या टीचर है, टीचर पढ़ाना चाह रहा है लेकिन लर्नर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तब भी टीचिंग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हुआ। इट मीन्स दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये तीनों जो व्हील्स होते हैं उसके, टीचर, लर्नर और एनवायरनमेंट, एक्चुअली टीचर पढ़ाना चाह रहा है, लर्नर पढ़ना चाह रहे हैं, देन एट दैट टाइम उसके बाद क्या होगा? टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच। द टीचर प्लेज द मेन रोल इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए, टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो होता है उसमें टीचर मेन रोल प्ले करता है। द टीचर डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी टॉट, विच मेथड इज़ टू बी यूज्ड एंड सो ऑन। देखिए, यहाँ पर सेंटर पॉइंट कौन होता है? वो टीचर होता है। फोकस क्या होता है, किसके ऊपर होता है? टीचर होता है। टीचर विल डिसाइड, टीचर डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ाना चाहिए, व्हाट इज़ टू बी टॉट, क्या पढ़ाना चाहिए, एंड विच मेथड इज़ टू बी अडॉप्ट, कि कौन सा मेथड, कौन सा मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए।
द टीचर डायरेक्ट्स द क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड कंट्रोल्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर देखिए हु डायरेक्शन कौन देता है? टीचर डायरेक्ट करता है कि कौन सी क्लासरूम एक्टिविटीज़ ली जाएगी, विच क्लासरूम एक्टिविटीज़ शुड बी टेकन। सो टीचर डायरेक्ट्स द क्लासरूम एक्टिविटीज़ एज वेल एज कंट्रोल्स द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पर क्या होता है, सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? टीचर कंट्रोल करता है। द टीचर सेट्स आउट सम ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स द लेसन अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर क्या होता है, टीचर क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करता है। जो कुछ पढ़ाना है तो उसके लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ही क्या करेंगे, लेसन को प्लान करेंगे। ओके, देन द टीचर प्लेज एन एक्टिव रोल इन द क्लासरूम वेयर एज द स्टूडेंट लिसन पैसिवली। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो होता है, इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन टीचर का होता है, बिकॉज एक्टिविटीज़ वगैरह कौन कंट्रोल करता है? टीचर तो कंट्रोल करता है। देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग में, पुराने ज़माने में रिवायत में क्या होता था, रिवायती टीचिंग में पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, टीचर का बहुत फोकस होता था, टीचर ही सारी चीज़ें, और स्टूडेंट क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट द पैसिव लिसनर्स। स्टूडेंट सिर्फ पैसिव लिसनर्स का काम करते, टीचर क्या करते, लेक्चर्स देते, और टीचर स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, सिर्फ सुनना पड़ता है। दे आर नथिंग बट द पैसिव लिसनर्स। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर को फोकस किया जाएगा, और लिसनर्स क्या करेंगे, लिसनर यहाँ पर क्या रहेंगे, पैसिव लिसनर रहेंगे। ओके सॉरी, लर्नर्स जो रहेंगे वो पैसिव लिसनर का काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। देखिए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, एक बात समझिए कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच का एग्जैक्टली अपोजिट लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। ओके, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन अकर्स व्हेन द लर्नर कम्स फर्स्ट। नाउ हियर इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर लर्नर कम फर्स्ट, मतलब ये है कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है, इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, लर्नर को दिया जाता है। टीचर सेंटर्ड में टीचर को दिया जाता है और इसको लर्नर को दिया जाता है इंपॉर्टेंस। लर्नर्स आर एट द सेंटर ऑफ द प्रोसेस। सेंटर ऑफ द प्रोसेस के सेंटर में, अतराफ में कौन रहेगा, वो रहेगा लर्नर। इन अदर वर्ड्स, a learner centered instructional approach encourages students to participate actively in their own learning experiences। देखिए हम एक आम ज़बान में ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अ लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच एनकरेजेस स्टूडेंट। देखिए लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। देखिए लर्निंग अप्रोच में क्या होता है, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, स्टूडेंट दे विल डू द एक्टिविटीज़। टीचर सेंटर्ड में क्या था, फोकस किसको दिया गया था, टीचर को दिया गया था, और लर्नर सेंटर्ड में किसको दिया जाएगा, फोकस, इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा, लर्नर को। ये समझिए कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर विल डू 20% वर्क ओनली एंड द स्टूडेंट्स दे हैव टू डू 80% वर्क। मतलब टीचर व्हाट विल दे डू, जस्ट दे विल गाइड देम। टीचर उनको गाइड करेंगे, स्टूडेंट दे हैव टू डू द एक्चुअल थिंग। एक्चुअल सारा का सारा काम किनको करना पड़ेगा, लर्नर को करेगा, अकॉर्डिंग टू द लर्नर, लर्नर की एबिलिटी के हिसाब से सारी चीज़ों की, यानी लर्नर सेंटर रहेगा यहाँ पर। तो लर्नर सेंटर जो होता है इस अप्रोच के अंदर लर्नर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द टीचर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए एज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू, देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है टीचर, एक होता है लर्नर, और तीसरा होता है एनवायरनमेंट। देखिए लर्नर भी प्रेजेंट है, मौजूद है, टीचर भी प्रेजेंट है, लर्नर भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो ये भी एनवायरनमेंट कैसा आएगा, तो हाउ टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर भी पढ़ाना चाहता है और लर्नर भी सीखना चाहते हैं, दोनों भी हैं, दोनों भी रेडी है, बट हाउ टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं होगा तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं होगा। तो हाउ टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच मेकअप द लर्निंग एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट आर दोज फैक्टर्स। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है। नंबर 1 फैक्टर है फिजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 इज टीचर लर्नर्स रिलेशनशिप, नंबर 3 इज लर्नर्स बैकग्राउंड, available facilities, 5th is the socio-cultural environment, 6 है the learner's intellectual level, 7 है the subject being taught,
8 है टीचिंग मेथडोलॉजी, 9 इज़ ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड एंड 10 इज़ क्लासरूम डिसिप्लिन। देखिए दीज आर द 10 फैक्टर्स विच क्रिएट्स लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए 10 फैक्टर्स जो है तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। पहले हम देख लेते हैं फिजिकल फैक्टर्स। अब डिटेल में बताता हूँ आपको फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए फिजिकल फैक्टर का मतलब में सबसे पहले तो होता है क्लासरूम। देखिए अब ये जो क्लासरूम होगा, अब फॉर एग्जांपल कि अगर एक बहुत अच्छा सा क्लासरूम है, बहुत बड़ा सा क्लासरूम है, ऐसा क्लासरूम है जहाँ वेंटिलेशन है, उजाला है, हवा है, तो ऐसी जगह पर बैठने के बाद टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा मज़ा आएगा, एज वेल एज लर्नर को भी क्या होगा, सीखने में बहुत आसानी होगी। ओके, क्लासरूम ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर छोटी सी क्लासरूम है, फॉर एग्जांपल क्लास में 50 बच्चे हैं और क्लासरूम एकदम कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटी सी क्लासरूम है, बैठने के लिए बेंचेस अवेलेबल नहीं है, 50 बच्चे हैं और सिर्फ 25 या 30 बच्चों को बैठने के लिए जो तो स्पेस है प्रोवाइड, और वो लोग को बहुत ही दबक कर बैठना पड़ता है। कंफर्टेबल, दे आर अनेबल टू सिट कंफर्टेबली अगर वो सेट नहीं हो सकते हैं तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा, क्लासरूम। तो क्लासरूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, एयर होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ओके, प्रॉपर बेंचेस होने चाहिए। क्लासरूम इस तरीके से सेटअप होना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको लर्नर भी सभी दिखाई दे और लर्नर को भी टीचर दिखाई दे। इस तरीके का क्लासरूम का सेटअप रहना। ओके, तो ये होगा फिजिकल फैक्टर्स। दिस इज नथिंग बट फिजिकल फैक्टर्स। ओके, ये फिजिकल, तो क्लासरूम का सेटअप होता है, क्लासरूम होते हैं, बेंचेस होते हैं, आपका बोर्ड होता है, मार्कर होते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल फैक्टर में आएंगी। ओके, सेकंड रहेगा हमारा टीचर लर्नर रिलेशनशिप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो 3 पहिए हैं, 3 व्हील्स है, टीचर है, लर्नर और एनवायरनमेंट। अब इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है टीचर, एक होता है लर्नर। तो टीचर और लर्नर इन दोनों का अगर तालमेल बहुत अच्छा होगा, देन ये थर्ड ये जो प्रोडक्ट रहेगा उसका, दोनों का तालमेल अच्छा रहेगा, तभी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो लर्निंग टीचर, इसमें देखिए टीचर लर्नर रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी जाकर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो टीचर शुड बी सिंपैथेटिक। टीचर ने कैसे होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, बायसनेस करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, न किसी ज़ात पात के बेस पर करना चाहिए, न जेंडर की बेस पर कोई फ़र्क करना चाहिए। टीचर ने सिंपैथेटिक रहना, फ्रेंडली रहना चाहिए, और स्टूडेंट ने भी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। स्टूडेंट ने अपने टीचर का रिस्पेक्ट, तभी जाकर उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, और अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तभी जाकर ये एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। सो दिस इज़ द सेकंड फैक्टर। ओके, नाउ विल प्रोसीड टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज़ लर्नर्स बैकग्राउंड। देखिए लर्नर का जो बैकग्राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को टीचिंग लर्निंग हम एनवायरनमेंट, नाउ वी हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग। ओके, अब हमको इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो इसके लिए लर्नर का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लर्नर किस बैकग्राउंड से है। चाहे हमको इंग्लिश का बैकग्राउंड और इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना हो या किसी भी सब्जेक्ट, लर्नर का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लर्नर अगर बहुत ही पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको सारी फैसिलिटीज़, उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, दे विल गिव इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंस देंगे और सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उनको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उनको बैग वगैरह जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है। तो उनका बैकग्राउंड, तो पढ़े लिखे हो गए पेरेंट तो वो भी इम्पोर्टेंस देंगे एजुकेशन को, और अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे या थोड़ा उनका बैकग्राउंड अगर इकोनॉमिकली अगर वो डिप्राइव्ड है, थोड़े से गरीब है, पुअर है, तो वो अपने बच्चों को जो है वो सारी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। ओके, तो लर्नर का बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अवेलेबल फैसिलिटीज़। अवेलेबल फैसिलिटीज़ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखिए फैसिलिटीज़, लर्नर लर्न करना चाहता है, टीचर टीच करना चाहता है, लेकिन अगर इफ़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, बोर्ड अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, या क्लास में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं रहेगी, या स्टूडेंट के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं रहेगी, देन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो फैसिलिटीज़, मिनिमम रिसोर्सेज तो होना ज़रूरी है। तो अवेलेबल फैसिलिटीज़ भी डिपेंड करेंगे टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ होती है जैसे बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, या मार्कर होना चाहिए, बेंच, बैठने के लिए बेंचेस होने चाहिए। इवन फैसिलिटीज़ में टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए हम बात करते हैं अगर इंग्लिश की या किसी भी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज, टीचिंग लैंग्वेज विदाउट टेक्स्ट बुक इज़ नॉट पॉसिबल।
तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, अगर कुछ स्कूल्स में अगर और एडिशनल फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि लाइब्रेरी फैसिलिटी है, तो लाइब्रेरी से हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ जर्नल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ स्टोरी बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से बच्चे रीडिंग करेंगे। डिक्शनरीज प्रोवाइड की जा सकती है, चाहे उनके पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से। तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहेगी उतना ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने में मोटिवेटेड हो जाएगा और पढ़ने में उसका मन लगेगा। तो एनवायरनमेंट खुद ब खुद क्या होगा, क्रिएट होगा। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज़ 5वां फैक्टर द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सोशियो कल्चरल। अब ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट किसका, तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मोस्टली ये किसका रहेगा, स्टूडेंट का रहेगा, कि भाई वो किस सोसाइटी से आया है, किस समाज से आया है, किस कल्चर से आया है। देखिए हम बात करते हैं इंग्लिश की, अगर इंग्लिश सीखना है तो उसका समाज ने उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखिए रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि मोस्टली लोग जो है तो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि भाई उनका समाज या उनका कल्चर में इंग्लिश को अहमियत नहीं दी जाएगी, और अगर इंग्लिश को अहमियत नहीं दी जाएगी उनके पेरेंट्स वगैरह, तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। क्लास में लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट इज़ नॉट मोटिवेटेड टू लर्न इंग्लिश। अब उसने उस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है जहाँ पर अहमियत दी जाती है इंग्लिश को, तो वो बच्चा बहुत मोटिवेटेड रहेगा और वो पढ़ने के लिए आगे आएगा। लेकिन जिस समाज में, यानी जो समाज या जो कल्चर जो है इंग्लिश को इम्पॉर्टेंट नहीं मानता है, तो वो उस बैकग्राउंड से जो बच्चा आएगा तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। ओके, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, सॉरी। ओके, अब हमारा छठा पॉइंट रहेगा द लर्नर्स इंटेलेक्चुअल लेवल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए एज वी ऑल नो दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, चाहे वो ट्विंस भी है। कोई इंसान अगर दिखने में 100% एग्जैक्टली अगर दो भाई या दो बहन एक जैसे भी होते हैं तो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंस में सोच में इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। हर इंसान, कुछ लोग बहुत कम चीज़ों को, बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को समझ लेते हैं, और कुछ लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर लर्नर्स इंटेलेक्चुअल लेवल यानी उसका समझने की, उसकी दिमाग की कैपेसिटी जो लेवल होता है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब इंसान को, किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ अगर समझ में आ जाएगी जल्दी, तो वो मोटिवेट होगा और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करेगी, सीखने के लिए उसको जुस्तजू बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी लर्नर की इंटेलेक्चुअल लेवल या उसकी कैपेसिटी कम है तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लर्न कर रहा हूँ, तो उसको समझ नहीं आएगा। ओके, तो लर्नर का इंटेलेक्चुअल लेवल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट के लिए। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट, दैट इज 7 द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग मैथ्स है या मराठी है या कोई और लैंग्वेज है जिससे जो है तो बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं वो, व्हाट इज़ द रीज़न? कुछ चीज़ें स्टूडेंट की बहुत फेवरेट हो जाती है और कुछ चीज़ों से वो क्या होते हैं, डरते हैं या नफरत करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए द सब्जेक्ट बीइंग टॉट ये डिपेंड करता है हु इज़ टीचिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब टीचर किस मेथडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं। अगर टीचर का मेथड बहुत अच्छा है तो बच्चों को, स्टूडेंट को समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो वह मोटिवेट हो जाएंगे, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो ये सब्जेक्ट बीइंग टॉट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में। तो सब्जेक्ट बीइंग टॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 8th है टीचिंग मेथडोलॉजी। ये तो सबसे ज़्यादा, इन सारे फैक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई हो सकती है तो वह है टीचिंग मेथडोलॉजी। देखिए एक बात जहन में रखिए कि अगर टीचर का पढ़ाने का मेथड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट, देखिए जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाया जाएगा उतना आसानी से, यानी ये जहन में रखिए कि अगर जो डल से डल स्टूडेंट होता है क्लास में, तो वो स्टूडेंट को भी अगर आपका समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो ये समझिए आपकी मेथडोलॉजी बहुत अच्छी है। देखिए अच्छी मेथडोलॉजी मतलब सिंप्लीफाइड वे ऑफ टीचिंग। तो जितना सिंप्लीफाइड वे टीचिंग का रहेगा उतनी अच्छी मेथडोलॉजी रहेगी और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में बहुत आसानी जाएगी। तो टीचिंग मेथडोलॉजी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। देन नेक्स्ट इज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। 9th पॉइंट है यहाँ पर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। देखिए चाइल्ड शुड बी हेल्दी। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। देखिए समझने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए इंसान का दिमाग होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर हमने जैसा इंटेलेक्चुअल लेवल, तो इंटेलेक्चुअल लेवल इंसान का दिमाग कब तेज़ रहेगा, तो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। इंसान अगर फिजिकली फिट रहेगा, लर्नर या चाइल्ड अगर फिजिकली फिट रहेगा तो ऑब्वियसली वो मेंटली भी फिट रहेगा। तो ओवरऑल हेल्थ उसकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड कैसी है, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और इमोशनली, कल्चरली, सोशली हर तरीके से वो फिट होना चाहिए। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड में ही आ जाएगा। यानी सिर्फ फिजिकली बहुत पहलवान बना हुआ है लेकिन दिमाग से कमज़ोर है, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। फिजिकली भी फिट होना चाहिए, दिमाग भी शार्प होना चाहिए, इमोशनली भी होना चाहिए, सोशली भी, हर तरीके से उसका ओवरऑल हेल्थ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और हमारा लास्ट है और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेथोडोलॉजी और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लास डिसिप्लिन। एक बात ध्यान में रखिए, ये जो क्लास डिसिप्लिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। देखिए अगर यहाँ पर टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छा रहेगी तो क्लास में खुद ब खुद डिसिप्लिन रहेगी। किसी भी टीचर का अगर मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग बहुत अच्छी होती है तो सारे लर्नर्स उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब लर्नर अट्रैक्ट होते हैं तो क्लास में डिसिप्लिन रहेगी। देखिए क्लास में डिसिप्लिन रहेगी तभी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्लास कंट्रोल टीचर का बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लास कंट्रोल कब रहेगा, क्लास में डिसिप्लिन कब रहेगी, जब उसका मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो दीज आर ऑल 10 फैक्टर्स, ये सारे 10 फैक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो क्लासरूम में अगर डिसिप्लिन रहेगी तो भी बहुत हेल्पफुल होगा क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ऑल दीज 10 फैक्टर्स, ये चारों 10 के 10 फैक्टर्स जो है ये दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एज वेल एज क्लास डिसिप्लिन। और फिजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, टीचर लर्नर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें। वैसे देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कुछ ये चीज़ें, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्रिएट करते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट को। और जब लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। टीचर भी तैयार है, लर्नर भी तैयार है और लर्निंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इंक्लूसिव क्लासरूम। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम, देखिए हर क्लास में डिफरेंट डाइवर्स लर्नर्स होते हैं, मुख्तलिफ अलग अलग कैपेसिटी के लर्नर्स होते हैं। कोई सोशली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली डिफरेंसेस होते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा बिग चैलेंज होता है टीचर के लिए कि सारे डिफरेंट डाइवर्स लर्नर्स को जो है तो टैकल करना, एक साथ लेकर चलना। ओके, अब देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को कितने चैलेंजेस वो फेस करते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हम देखते हैं। देखिए इन एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मतलब उसमें वेरियस डिफरेंट क्या होते हैं, अलग अलग डाइवर्स लर्नर, मुख्तलिफ लर्नर्स होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी वाले। ELL means English language learner students are provided the opportunity to collaborate with the students of all different English language proficiency levels। देखिए यहाँ पर ELL स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद द अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या है कोलैबोरेट करे। और दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो कोलैबोरेट करे और उन्होंने अपनी जो स्किल्स होती है उनको वो स्किल्स को शो करे। देखिए नाउ इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर क्या होता है, मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द टीचर की तरफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। और स्टूडेंट दे फेस, उनके अंदर की जो एबिलिटी होती है, लर्न करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे चैलेंजेस फेस करते हैं और वो लोग ट्राई करते हैं कि और कुछ अच्छा बेस्ट कर सके। दिस मे हेल्प ELL स्टूडेंट टू डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी एंड कंसेप्ट, जिसकी वजह से ELL स्टूडेंट को क्या होता है, दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप मोर, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी एंड कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, चाहे वो कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो या वोकेबलरी हो, उसको डेवलप करने में भी वो लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर
topic, our lesson pedagogy of English at the elementary level. This is the last topic, inclusive classroom. Okay, so दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.